अब्दुल करीम तेलगी, ये नाम आप में से काफ़ी लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। ये वही आदमी है जिसने इंडिया का सबसे बड़ा स्टैम्प पेपर स्कैम किया था। जो फ्रॉड अब्दुल करीम तेलगी ने किया था उसका साइज 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा बताया जाता है। ये नंबर देश में हुए काफ़ी स्कैम से बहुत ज़्यादा बड़ा है। आखिर ये कैसे पॉसिबल था कि एक स्कैम जो 10 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा, फिर भी आज इसके बारे में कोई जानता तक नहीं। तो आइए आज की इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये स्कैम 2003 था क्या। अब्दुल करीम तेलगी अब्दुल करीम तेलगी तेलगी का अब्दुल करीम तेलगी अब्दुल करीम तेलगी पर अब्दुल करीम तेलगी अब्दुल करीम तेलगी politicians. Who are those politicians? Who are those politicians? Telgi? Yeah. अब्दुल करीम तेलगी के इस पूरे स्कैंडल को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर अब्दुल करीम था कौन और आखिर इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1961 से, जब कर्नाटका के एक शहर बेलगांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में अब्दुल का जन्म होता है। अब्दुल करीम के पिता एक रेलवे एम्प्लॉय थे, मगर उसके बावजूद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी और इन्हीं सब के बीच अब्दुल के बचपन में ही उसके पिता की डेथ हो जाती है। और अब अब्दुल करीम अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए रेलवे स्टेशन पर फल बेचना चालू करता है और उसके साथ साथ अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करता है। एक बार पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद अब्दुल करीम मुंबई शिफ्ट हो जाता है और वहाँ वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके छोटी मोटी नौकरी करना शुरू करता है। और कुछ ही समय बाद पैसा पूरा ना पड़ने की वजह से अब्दुल करीम सऊदी अरेबिया जाने का फ़ैसला लेता है। सऊदी अरेबिया में अब्दुल करीम टोटल 7 साल तक काम करता है और फिर 1990 के आसपास में वो इंडिया वापस आता है। मुंबई में आते ही अब्दुल करीम को ये रियलाइज़ होता है कि देश भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जॉब के सिलसिले में सऊदी अरेबिया जैसे देशों में जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट ना होने की वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो बस लोगों की इस मजबूरी को अपना फ़ायदा बना के अब्दुल करीम अपना पहला काउंटरफिटिंग बिजनेस स्टार्ट कर देता है। वो नकली पासपोर्ट और इमिग्रेशन सर्टिफिकेट बनाना शुरू करता है और अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स नाम से एक कंपनी खोलता है। ये कंपनी लेबर्स को नकली पासपोर्ट के थ्रू सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट करने का काम करती थी। लगभग साल भर तक अब्दुल करीम ने इस बिज़नेस से बहुत पैसा बनाया और फिर 1991 में जब ये फर्जीवाड़ा एक्सपोज होता है तो अब्दुल करीम को जेल हो जाती है। अब सुनने में ये अब्दुल करीम तेलगी की कहानी का एंड लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब्दुल करीम का एंड अभी 10 साल दूर था। ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी सबसे बड़ा स्कैम तो होना बाकी ही था। जब अब्दुल करीम जेल में था तब उसकी मुलाकात रतन सोनी नाम के एक शख्स से होती है। यह आदमी पहले से ही फेक स्टैम्प पेपर के धंधे में था और जेल में ये अब्दुल करीम को इन स्टैम्प पेपर के बारे में बताता है कि आखिर ये स्टैम्प पेपर कितनी काम की चीज़ है और कितनी आसानी से इसमें फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। ये आइडिया अब्दुल करीम को भी काफ़ी जमता है और जेल से निकलते ही वो इस गैर कानूनी बिजनेस में घुसने की तैयारी शुरू कर देता है। अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये स्टैम्प पेपर होता क्या है। तो सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो स्टैम्प पेपर बेसिकली एक A4 साइज का कागज होता है जिस पर एक रेवेन्यू स्टैम्प प्रिंट होता है जो इसे इसकी असली वैल्यू देता है। आपने शायद देखा होगा इन स्टैम्प पेपर्स पर अलग अलग नोट छपे होते हैं, किसी पर 10 का तो किसी पर 10,000 का, और इसी प्रिंट को रेवेन्यू स्टैम्प कहा जाता है। इन सभी स्टैम्प पेपर्स की वैल्यू इन पर छपे रेवेन्यू स्टैम्प से ही होती है। जो अमाउंट का रेवेन्यू स्टैम्प उतनी उसकी कीमत। तो अब सवाल आता है कि आखिर इसका यूज क्या है। तो स्टैम्प पेपर्स वैसे तो हर सरकारी काम के लिए लगता ही है, जैसे रजिस्ट्रार के पास कोई रजिस्ट्रेशन करवाना हो या फिर कोई कोर्ट से रिलेटेड काम हो। और सिर्फ यही नहीं बल्कि किसी भी तरह के एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी डीड इन स्टैम्प पेपर्स के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो अब अगर आपको स्टैम्प पेपर का कंसेप्ट क्लियर है तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जेल से बाहर आते ही अब्दुल करीम स्टैम्प पेपर्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे इन्हें बेचता कौन है, ये प्रिंट कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से स्टैम्प पेपर की होती है। और सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद सबसे पहला दाव अब्दुल करीम खेलता है नासिक में मौजूद इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पर। वहाँ के कुछ काम करने वाले ऑफिसर्स को रिश्वत देकर अब्दुल ये इन्फॉर्मेशन निकालता है कि आखिर ख़राब प्रिंटिंग मशीन का क्या होता है। और जब उसे ये पता चलता है कि स्क्रैप में जाने वाली ख़राब प्रिंटिंग मशीन को बहुत आसानी से बिडिंग के थ्रू खरीदा जा सकता है तो वो ऐसा ही करता है।
सबसे ज़्यादा बोली लगाकर अब्दुल करीम प्रिंटिंग मशीन को खरीदता है और कुछ लोकल टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की मदद से उस मशीन को ठीक करवा लेता है। और यहाँ से शुरू हो जाता है इंडिया का सबसे बड़ा फेक स्टैम्प पेपर स्कैम। अब्दुल करीम अब सिर्फ फेक स्टैम्प पेपर ही नहीं बना रहा था, बल्कि असली स्टैम्प पेपर का सप्लाई भी कंट्रोल करने लगा था। प्रेस में मौजूद ऑफिसर्स को पैसे देकर ये इन्फॉर्मेशन निकाली जाती थी कि आखिर कब कौन से स्टैम्प पेपर की सबसे ज्यादा डिमांड है, और फिर उसकी सप्लाई को रोककर नकली स्टैम्प पेपर मार्केट में पहुंचाए जाते थे। और इसके लिए अब्दुल करीम ने 300 MBA ग्रेजुएट्स को नौकरी पर रखा था, जिनका काम सिर्फ इतना था कि ज्यादा से ज्यादा स्टैम्प पेपर बेचो। और अब टोटल 25 स्टेट्स में 10 से भी ज्यादा तरीके के फेक स्टैम्प पेपर्स सप्लाई हो रहे थे, जिनके चलते अब्दुल करीम अब एक बिलियनर बन चुका था। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। 2003 में जब ये स्कैम एक्सपोज हुआ, तब अब्दुल करीम की जो नेटवर्थ सामने आई वो 17,000 करोड़ से भी ज्यादा थी। लेकिन एक सोचने वाली बात ये है कि आखिर कोई इतना बड़ा स्कैम बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के कैसे चला सकता है, वो भी इतने लंबे समय तक। एंड नो डाउट अब्दुल करीम के केस में भी ऐसे बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस इन्वॉल्व थे ही, और ये कनेक्शंस साल 2000 तक बिल्कुल छुपे हुए थे। 2000 में पहली बार था जब इस स्कैम से जुड़ा कोई शख्स पकड़ा गया था। 19 अगस्त 2000 को 2 आदमी बेंगलोर में 9 करोड़ के नकली स्टैम्प पेपर्स के साथ पकड़े जाते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पुलिस को इस पूरे फ्रॉड के बारे में सब कुछ बताते हैं। लेकिन फिर भी अब्दुल करीम तेलगी इस वक्त तक सिर्फ एक सस्पेक्ट ही था पुलिस की नज़रों में। फाइनेंशियल टाइम की 2003 के एक रिपोर्ट बताती है कि 1992 से लेकर 2002 तक अब्दुल करीम के खिलाफ 25 से भी ज़्यादा केसेस किए गए थे इस फ्रॉड को लेकर, लेकिन कोई भी सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 1996 में अब्दुल करीम की एनुअल इनकम 4.54 करोड़ ही थी, जिसमें से लगभग आधा अमाउंट यानी 2.29 करोड़ अनअकाउंटेड थे। मतलब अब्दुल करीम के पास इस इनकम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, और इस पर उनके लॉयर का ये कहना था कि ये इनकम तो हमारे केरोसिन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की है। एंड एज ऑलवेज इसके पीछे भी कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं, और ये सब चलता रहता है टिल नवंबर 2001, जब पुलिस ने एक टिप के चलते अब्दुल करीम को अजमेर में अरेस्ट कर लिया। एक स्कैम जिसको लेकर एज अर्ली एज 1991 से केस फाइल हो रहे थे। उसका सस्पेक्ट पकड़ा जाता है साल 2001 में, और अरेस्ट होते ही वो पुलिस को ये बताता है कि मैं तो इस स्कैम का एक छोटा सा पार्ट हूँ, इसमें बहुत से हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग पुलिस एंड पॉलिटिशियंस। और यहाँ से इस इन्वेस्टिगेशन को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है, स्टैम्पिड। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई नाम सामने आते हैं, जिसमें 2 नाम ऐसे भी थे जिसने उस समय सभी को हिला कर रख दिया था। अब्दुल करीम ने उस समय के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार और महाराष्ट्र के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल का नाम भी लिया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान। हालांकि एसआईटी को ऐसा कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला जो उन्हें इस केस से जोड़ता है, और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं, जिसमें उन्हीं में से कुछ लोगों के नाम थे, और वो ये भी कहते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिसके रिस्पॉन्स में बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक सीनियर ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए कहते हैं जो इस केस पर नजर रख सके। और फिर 2003 में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फर्स्ट मेजर अरेस्ट करती है अनिल गोटे का, जो समाजवादी जनता पार्टी के लेजिस्लेटर थे। 1 दिसंबर 2003 को मुंबई पुलिस कमिश्नर RS शर्मा को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, और ऐसे ही लगभग 54 लोगों को 2001 से लेकर 2003 के बीच में अरेस्ट किया जाता है, जिसमें बहुत से MLA, पुलिस ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस थे। और इन सभी लोगों के अरेस्ट के बाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर यह केस SIT से लेकर CBI को सौंप दिया जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन 2007 तक ऐसे ही चलती रहती है, और फिर 2007 में आकर कोर्ट महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट और सेक्शन 120 के अंडर अब्दुल करीम तेलगी को 30 साल की सजा सुनाती है, और साथ ही 202 करोड़ रुपए का फाइन भरने के लिए कहते हैं। इसके अलावा इस केस से जुड़े हुए 43 और लोगों को भी सजा सुनाई जाती है। लेकिन इस सब के बाद भी अब्दुल करीम कभी रुका ही नहीं। 2017 में जेल में 2 लोग पकड़े गए जो अब्दुल करीम को फ़ोन सप्लाई कर रहे थे, और तब पुलिस को ये पता चलता है कि इतने साल तक अब्दुल करीम जेल से ही अपना बिजनेस चला रहा था। उसका बिजनेस तो कभी बंद हुआ ही नहीं था, लेकिन इस पर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो उसके पहले ही 23 अक्टूबर 2017 को अब्दुल करीम तेलगी की डेथ हो जाती है, और उसके डेथ के ठीक 1 साल बाद
31 दिसंबर 2018 को नासिक सेशन कोर्ट अब्दुल करीम तेलगी और उसके साथ दूसरे लोगों के नाम इस केस से क्लियर कर देते हैं, ये कह के कि इनके खिलाफ प्रॉपर एविडेंस हमारे पास है ही नहीं। इनफैक्ट 1992 से लेकर 2003 तक जिन भी लोगों का सरकारी काम उन नकली स्टैम्प पेपर्स पर हुआ था उन्हें भी गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी थी। यानी इस पीरियड के दौरान अगर कोई काम इन नकली स्टैम्प पेपर्स पर हुआ है तो वो कानून के नजरिए से मान्य रहेगा। ये सब सुनकर हम समझ सकते हैं कि फ्रॉड्स या स्कैम कोई अलग चीज नहीं होती है, ये सिस्टम में मौजूद लूप होल्स होते हैं जिन्हें अब्दुल करीम तेलगी जैसे लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये फायदा कब एक स्कैम का रूप ले लेता है किसी को नहीं पता चलता। तो यार इस सब पर आपके क्या व्यूज है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली एक ऐसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।